मैं ऑफिस से निकलते ही सीधे घर नहीं गई। मैं एक छोटा सा कैफे ढूंढकर कोने वाली टेबल पर बैठ गई, भीड़ में, लेकिन अकेली। क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका था, ये लोग मेरी शांति को ही मेरी कमजोरी समझते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे फोन पर वकील का मैसेज फिर चमका। कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ दर्ज करना। मैंने उसी पल एक नई नोट्स फाइल बनाई, तारीख, समय, क्या हुआ, किसने कहा। क्योंकि अब मेरी जिंदगी भावनाओं से नहीं, रिकॉर्ड से चलने वाली थी। घर पहुंची तो सेलेना दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में गुस्सा। तू अंदर से टूट रही होगी, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा, मैं अंदर से साफ हो रही हूं। मैंने उसे सब नहीं बताया, बस इतना कि निखिल ने ऑफिस पर हाथ डाला है। सेलेना ने दांत भींचे। ये आदमी गिरने के बाद भी और नीचे जाना जानता है, मैंने कहा। और इसलिए उसे रस्सी नहीं, सबूत चाहिए। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी एक अजीब सी चुप्पी में चली। सुबह उठो, चाय बनाओ, लैपटॉप खोलो, फाइलें सजाओ। फोन बजता तो मैं डरती नहीं थी, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहती थी। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर आते, मैं जवाब नहीं देती, मैं बस सेव कर लेती। क्योंकि कई बार जवाब देना ही उन्हें अंदर बुलाने जैसा होता है। 8वें दिन सुबह 8:30 पर बॉस का कॉल आया। कल 9 बजे एचआर मीटिंग, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो खुद भी इस तमाशे से थक चुका हो। मैंने बस कहा, ठीक है। फोन रखते ही मैंने अपनी अलमारी खोली, वही सादी सी नीली साड़ी निकाली जो मैं मीटिंग्स में पहनती थी, जहां मुझे गंभीर दिखना होता है। मैंने अपने बाल साफ बांधे, काला बिंदी नहीं, बस हल्का सा काजल। मैं किसी को साबित करने नहीं जा रही थी, मैं अपना नाम वापस लेने जा रही थी। अगली सुबह 8:55 पर मैं ऑफिस में थी। मीटिंग रूम के बाहर बैठे बैठे मैंने अपने फोन की बैटरी चेक की, 92%। रिकॉर्डिंग ऑन की जरूरत नहीं थी, मैं लेकिन आदत बन गई थी। सावधानी। 9 बजे दरवाजा खुला। अंदर वही 3 लोग, एचआर हेड, मेरा बॉस और लीगल टीम की वही महिला। टेबल पर एक रिपोर्ट थी। एचआर हेड ने बिना मुस्कुराए कहा, हमने जांच पूरी कर ली है। फिर उसने रिपोर्ट मेरी तरफ सरकाई। आपकी टीम के सभी लोगों से बात की गई है, सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं, ऑफिस ईमेल और चैट लॉग भी। उसने एक पल रुककर कहा, आरोपों के समर्थन में हमारे पास कोई सबूत नहीं मिला। मेरी सांस पहली बार सही तरह अंदर गई, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने रिपोर्ट बंद की और शांत आवाज में कहा, ये शिकायत किसने की, मैं जानती हूं। लीगल वाली महिला थोड़ा आगे झुकी। आपके पास कोई आधार? मैंने फोन टेबल पर रखा। ये कॉल, मैंने कहा, अनजान नंबर से, जिस दिन मुझे लीव पर रखा गया। और आवाज मेरे पति की। मैंने कॉल लॉग दिखाया, स्क्रीनशॉट दिखाया, समय दिखाया। उसने मुझसे कहा, अब समझ आया, ज्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती। और फिर उसने संकेत दिया कि शिकायत बदले के लिए है। एचआर हेड की आंखों में पहली बार असली परेशानी दिखी। क्योंकि कंपनी को रिश्तों से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को रिस्क से फर्क पड़ता है। लीगल वाली महिला ने धीरे से कहा, यह गंभीर है, आप आगे भी सब डॉक्यूमेंट करें, हम अंदरूनी स्तर पर इसे देखेंगे। बॉस ने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी नजर में शक नहीं था, शर्म थी। मुझे अफसोस है, उसने कहा, प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है। मैंने सिर हिलाया। मुझे भी पता है, मैंने कहा, और इसी वजह से मैं अब हर चीज प्रक्रिया के अनुसार करूंगी। मैं मीटिंग रूम से निकली तो ऑफिस का कॉरिडोर वहीं था, लेकिन मेरे कदम अलग थे, जैसे कोई इंसान लंबी सांस लेकर अपने शरीर में लौट आया हो। बाहर आते ही मैंने वकील को कॉल किया। एचआर ने मुझे क्लियर कर दिया, मैंने कहा। वो मुस्कुराती हुई बोली, अब शुरू करते हैं। उसने उसी दिन 2 चीजें तैयार कर दी। पहला, कानूनी नोटिस, मानहानि, उत्पीड़न और झूठी शिकायत के लिए। दूसरा, डाइवोर्स की फाइलिंग। क्योंकि अब ये सिर्फ रिश्ता नहीं था, ये हमला था, और हमला सहकर वापस बैठना मेरे स्वभाव में नहीं था। शाम को घर पहुंचते ही दरवाजे पर डोर बेल बजी। मैंने पीपो होल से देखा, कोई आदमी, फॉर्मल कपड़े, हाथ में फाइल, प्रोफेशनल। मैंने दरवाजा खोला। उसने पूछा, क्या आप एवलीन हयात है?
हाँ, ये आपके लिए। उसने एक मोटा लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने बाहर लिखा, नाम पढ़ा, निखिल। मेरी भौं उठी। मैंने लिफाफा खोला। अंदर उसके वकील का नोटिस था। घर की मांग, सामान की सूची और सबसे ऊपर एक लाइन, मैडम, आप सहयोग करें, हाँ, नहीं तो हमें कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं हंसी नहीं। मैंने बस वो कागज टेबल पर रखा और अपने वकील को फोटो भेज दिया। उसका जवाब तुरंत आया, परफेक्ट। अब हमें दिखाना है कि कड़ा कदम किसका होता है। उसी रात 8 बजे एक और कॉल आया। इस बार वही नंबर नहीं था, नया नंबर, लेकिन आवाज वही। निखिल, तुमने ऑफिस में क्या किया? उसने दांत पीस कर पूछा। मैंने शांत होकर कहा, मैंने सच किया। वो चिल्लाया, तुम मेरी इमेज खराब कर रही हो। मैंने कहा, तुम्हारी इमेज तुमने खुद खराब की थी, मैंने बस कांच साफ किया है। वो कुछ बोलने लगा, फिर रुका, जैसे उसे याद आ गया हो कि मैं अब हर शब्द रिकॉर्ड में बदल देती हूं। देखो, उसने स्वर बदला, हम मिलकर ये सुलझा सकते हैं। मीडिएशन कर लो, शांति से अलग हो जाए। मैंने कहा, शांति? तुमने मुझे कैफे में बेइज्जत किया, फिर ऑफिस में झूठी शिकायत, और अब शांति? वो तड़प कर बोला, तुम समझ नहीं रही, मेरे पास भी चीजें हैं। मैंने बहुत धीमे कहा, बस मेरे पास तारीखें हैं, और तारीखें हमेशा भारी पड़ती हैं। फोन कट गया। मैंने तुरंत उस नए नंबर का स्क्रीनशॉट लिया, कॉल रिकॉर्ड किया हुआ सेव किया और अपनी फाइल में डाल दिया। फिर मैंने लैपटॉप खोला और स्क्वाड ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट्स एक एक करके क्रम में लगाए, महीना, दिन, समय। मैं चाहती थी कि जब ये कोर्ट में जाए तो कोई ये ना कह सके कि ये भावना है। ये साजिश थी, प्लानिंग थी। अगली सुबह मेरी वकील ने मैसेज किया, हम कोर्ट में डिस्कवरी की एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ग्रुप चैट की असली कॉपी, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रेल सब मांगा जाएगा। मैंने फोन स्क्रीन पर यह लाइन पढ़ी और मुझे पहली बार एहसास हुआ, अब निखिल को सिर्फ मुझसे नहीं लड़ना है, अब उसे कागजों से लड़ना है। और कागज न दोस्त होते हैं, न डरते हैं। मैं किचन में जाकर अपनी कॉफी बनाने लगी। वही कॉफी, वही मग, लेकिन हाथ अब कांप नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे पता था अगला कदम कोर्ट का होगा। और कोर्ट में कहानी नहीं चलती, वहां सिर्फ सबूत चलते हैं। और ठीक उसी पल मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, कीर्ति का मैसेज रिक्वेस्ट। मैंने स्क्रीन को देखा। कीर्ति, जो कैफे में मेरे सामने बैठकर मेरी शादी का फैसला सुना रही थी, अब मेरे इनबॉक्स में थी। मैसेज की पहली लाइन बस इतनी थी, एवलिन, हमें बात करनी है, तुरंत। मैंने कीर्ति का मैसेज देखा और फोन स्क्रीन लॉक कर दी। तुरंत शब्द सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और घबराहट में गलतियां करते हैं। मैं अब गलतियां नहीं करती थी। मैंने अपनी कॉफी का मग उठाया, एक घूंट लिया और बस इतना सोचा, अगर कीर्ति खुद मेरे पास आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी कुर्सी हिल चुकी है। मैंने वकील को स्क्रीनशॉट भेज दिया। उसने तुरंत जवाब किया, रिप्लाई मत करना, अगर वो लिखित में कुछ बोलती है ना, वो भी सबूत है, बस सब कुछ सेव करो। कुछ ही मिनट में दूसरा मैसेज आया, हमारा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, निखिल ने हमें गलत बताया था, प्लीज कॉल कर लो। मैंने मन ही मन कहा, अब इरादा भी आ गया। जब लोग डरते हैं वो अपने ही शब्दों से अपना केस बिगाड़ देते हैं। उसी दिन दोपहर को वकील के ऑफिस में मैं पहली बार सच में बैठी और पूरी कहानी को कानूनी भाषा में बदलते देखा। मेरे सामने फाइलें थीं, स्क्रीनशॉट्स, कॉल डिटेल, बैंक स्टेटमेंट, होटल बिल, एचआर वाली क्लियरेंस रिपोर्ट और निखिल के कॉल रिकॉर्ड। वकील ने एक एक पन्ना ऐसे सलीके से लगाया जैसे वो भावनाओं को काट कर तथ्य बना रही हो। अब हम डिस्कवरी फाइल कर रहे हैं, उसने कहा। ग्रुप चैट की असली कॉपी, उसकी बैकअप फाइल और उसके डिवाइस डेटा तक मांगेंगे। मैंने पूछा, क्या कोर्ट दे देगा? वो बोली, जब साजिश का संकेत हो तो कोर्ट बहुत सख्त हो जाता है, और तुम्हारे पास संकेत नहीं, द ट्रेल है। 3 दिन बाद पहली सुनवाई थी। मैं कोर्ट के बाहर खड़ी थी। मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, लेकिन मुझे प्यास नहीं थी। मुझे बस याद था, कैफे की वो टेबल जहां उन्होंने मुझे कमजोर साबित करने की कोशिश की थी,
आज टेबल बदल गई थी। आज सामने कोर्ट था और कोर्ट में कोई पैनल ड्रामा नहीं चलता। निखिल आया, अकेला नहीं, उसके साथ उसका वकील था और पीछे पीछे काव्या। वो दूर खड़ी रही लेकिन मौजूद थी, जैसे उसे अभी भी लगता हो कि ये सब किसी फिल्म का हिस्सा है और वो लीड बनकर घूम रही है। मैंने उसे देखा, फिर नजर हटा ली, क्योंकि मेरे लिए वो अब इंसान नहीं थी। एक लाइन थी, फोन रिकॉर्ड में, बैंक स्टेटमेंट में, होटल बिल में। कोर्ट रूम में जज आए, मामला शुरू हुआ। निखिल के वकील ने सबसे पहले वही पुरानी कहानी पर हाथ डाला। रिश्ता टूट गया था, दोनों में समझ नहीं थी। एवलीन नियंत्रक थी, निखिल मानसिक दबाव में था। मैंने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ ली। ये नियंत्रक शब्द वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो खुद जिम्मेदारी से भागते हैं। मेरी वकील ने शांत स्वर में कहा, हम डिस्कवरी चाहते हैं माय लॉर्ड, क्योंकि ये सामान्य अलगाव नहीं था। ये पूर्व नियोजित सार्वजनिक अपमान था और इसके बाद बदले के रूप में कार्यस्थल पर झूठी शिकायत भी करवाई गई। जज ने पूछा, आपके पास आधार? मेरी वकील ने फाइल खोली। ग्रुप चैट, उसने कहा। टेक्स्ट संदेश, समय तय करना, जगह तय करना, किस तरह बात करनी है, सब पहले से लिखा गया। निखिल के वकील ने तुरंत विरोध किया, ये निजी बातचीत है, प्रासंगिक नहीं। जज ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, अगर बातचीत अलगाव की रणनीति, समय, तरीका और छवि बनाने पर है, ना तो प्रासंगिक है। डिस्कवरी की अनुमति। उस एक वाक्य के बाद मुझे पहली बार निखिल का चेहरा बदला हुआ दिखा। उसकी गर्दन की नसें उभरी। उसे समझ आ गया था, अब उसकी स्क्रिप्ट कोर्ट के हाथ में जा रही है। अगले 2 हफ्तों में वो हुआ जिसे मैं धीमी टूट फूट कहूंगी। कोई धमाका नहीं, बस हर दिन एक परत उतरती गई। कोर्ट के आदेश के बाद निखिल को अपनी चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और कुछ अकाउंट लॉग्स देने पड़े। उसकी टीम ने देर लगाने की कोशिश की, टालने की कोशिश की, लेकिन अब डेडलाइन कोर्ट की थी और कोर्ट की डेडलाइन को नेटवर्किंग नहीं बचाती। और फिर एक दोपहर मेरी वकील का कॉल आया। उसकी आवाज में पहली बार हल्का सा आश्चर्य था। एवलीन, उसने कहा, तुमने जो बताया था वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं था। मैंने पूछा, क्या मिला? वो बोली, उनका ग्रुप चैट पूरा है और उसमें वे सिर्फ सलाह नहीं दे रहे थे, वे योजना बना रहे थे। तुम्हें थकाने, तुम्हें कमजोर दिखाने, न तुम्हें सार्वजनिक जगह में फंसाने की। मैंने आंखें बंद की। कागजों पर जो चीज मैंने कैफे में महसूस की थी, अब वो प्रमाण बन चुकी थी। अगली सुनवाई में कोर्ट के अंदर हवा अलग थी। आज कोई कहानी नहीं थी, आज मैसेज थे। जज ने कहा, कुछ महत्वपूर्ण अंश पढ़े जाए। मेरी वकील ने पन्ना खोला और पढ़ा, कीर्ति, कैफे ही ठीक रहेगा, पब्लिक जगह में वो शोर नहीं करेगी। सोनाली, गुरुवार शाम ऑफिस के बाद थकी होगी, बहस कम करेगी। झारा, अगर वो रोए तो शांत रहना, रोना मैनिपुलेशन होता है। काव्या का नाम भी आया। उनकी बातें, उनका बैकअप प्लान। कैसे निखिल को हिम्मत दी जा रही थी कि घर में मत फंसो, आगे निकलो। जज ने चश्मा उतारकर एक पल निखिल को देखा, फिर फाइल में नीचे देखा, फिर बोली, ये अलगाव नहीं, रणनीति लगती है। रणनीति शब्द कोर्ट में बहुत भारी होता है। निखिल के वकील ने जल्दी से कहा, माय लॉर्ड, दोस्त कभी कभी भावनाओं में। जज ने हाथ उठाकर रोक दिया। भावना में दोस्त समय, जगह और थकान का गणित नहीं करते। मैंने पहली बार महसूस किया, आज कोर्ट मेरे लिए नहीं, सच के लिए कठोर हो रहा था। फिर वित्तीय रिकॉर्ड आए। निखिल का पक्ष फिर कोशिश करने लगा। घर दोनों का है, आधा हिस्सा। मेरी वकील ने सीधे स्टेटमेंट्स टेबल पर रख दिए। पिछले 8 महीनों की ईएमआई पूरी एवलिन के अकाउंट से। जज ने पूछा, निखिल, आप भुगतान में शामिल थे? निखिल ने गला साफ किया, मेरे बिजनेस में। जज ने बीच में काट दिया। मैंने कारण नहीं पूछा, मैंने भुगतान पूछा। वो चुप हो गया। फिर होटल बिल, वीकेंड पर, उन्हीं तारीखों पर जब क्लाइंट मीटिंग का बहाना था। फिर रेस्तरां का बिल, 2 लोगों का। फिर एक ज्वेलरी भुगतान। जज ने सिर्फ कहा, ये खर्चे विवाह के दौरान हुए हैं और ये वैवाहिक विश्वास के खिलाफ है। मैंने निखिल की तरफ देखा। वो पहली बार इतना छोटा लग रहा था।
बस जैसे उसकी ग्रोथ की भाषा अचानक बेकार हो गई हो। और तभी एक और चीज हुई जिसने मुझे अंदर तक ठंडा कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त दूर खड़ी जारा फोन पर थी, किसी से फुसफुसा रही थी, और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो तुरंत पीछे मुड़ी। मैं समझ गई, ये लोग अब अपने लिए कवर स्टोरी बना रहे हैं। उसी शाम मेरे फोन पर सोनाली का मैसेज आया, बहुत मीठा। एवलीन, हम गलत समझे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं थे। मैंने वही किया जो मैं अब करती थी, स्क्रीनशॉट, सेव, फोल्डर। फिर कीर्ति का तीसरा मैसेज आया, इस बार लंबा। हमारे नाम कोर्ट में मत लेना, हम सिर्फ दोस्त थे। निखिल ने हमसे कहा था तुम उसे परेशान करती हो, अब हमें भी डर लग रहा है, प्लीज कुछ समझौता कर लो। मैंने स्क्रीन को देखा और पहली बार मेरे अंदर एक छोटी सी हंसी उठी। ये डर वही डर था जो वे मुझे देना चाहते थे, और अब वही डर उनके गले में फंस रहा था। अगले दिन निखिल के वकील का कॉल आया। हम सेटलमेंट चाहते हैं, उसने कहा। आप जो भी चाहें, बस इस केस को लंबा मत कीजिए। मेरी वकील ने मेरी तरफ देखा, वो नहीं बोली, उसकी आंखें पूछ रही थीं। अब क्या? मैंने सिर्फ कहा, जो सच है वो रिकॉर्ड में रहे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा घर नहीं था, ये मेरी इज्जत थी। और जब अगली तारीख लगी, जज ने एक लाइन कही जिसने निखिल की दुनिया का रंग ही बदल दिया। यदि प्रतिशोध और सार्वजनिक अपमान सिद्ध हुआ, तो नुकसान भरपाई पर भी विचार होगा। निखिल के चेहरे से रंग उतर गया। वो समझ गया था, अब ये सिर्फ तलाक नहीं, परिणाम है। कोर्ट से वापस आते समय बारिश शुरू हो गई। मुंबई की बारिश जो सब कुछ धोती है। मैं कार में बैठी और पहली बार मुझे याद आया कैफे की उस खिड़की से आती सुनहरी रोशनी। उस दिन वो रोशनी मुझे तोड़ने आई थी, आज ये बारिश मुझे साफ करने आई थी। घर पहुंची तो गेट के पास एक आदमी खड़ा था, वही प्रोफेशनल सा, हाथ में फाइल। मैंने चौंक कर पूछा, अब क्या? उसने कहा, मैडम, ये नोटिस रिसीविंग की कंफर्मेशन है, और एक और डॉक्यूमेंट है। मैंने कागज लिया, ऊपर लिखा था, मानहानि और नुकसान भरपाई का दावा, निखिल की तरफ से। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अब भी सोच रहा था कि वो हमला करके मुझे डराएगा। मैंने वकील को फोटो भेजा, उसका जवाब आया, परफेक्ट। उसने खुद लिखकर दे दिया कि वो लड़ रहा है, अब जज देखेंगे कि झूठ किस तरफ है। मैंने कागज टेबल पर रखा और तभी मेरे फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया, एक व्हाट्सएप वीडियो, भेजने वाला अनजान नंबर। मैंने डाउनलोड नहीं किया, मैं रुक गई, क्योंकि मुझे पता था ये उनकी आखिरी चाल हो सकती है। और स्क्रीन पर बस एक लाइन दिख रही थी, ये वीडियो देखोगी तो समझ जाओगी कि तुमने किससे पंगा लिया है। मैंने वो व्हाट्सएप वीडियो नहीं खोला, उसी पल स्क्रीनशॉट लिया, नंबर, समय, एक मैसेज की लाइन, फिर वकील को भेज दिया। उसके जवाब में सिर्फ 2 शब्द आए, मत खोलो। उसके बाद दूसरा मैसेज, ये डराने की कोशिश है, कोर्ट में दिखाएंगे। मैंने फोन साइड में रखा और एक लंबी सांस ली। ये लोग चाहते थे कि मैं टूटूं, उछलूं, रिएक्ट करूं, ताकि वो कह सकें, देखो यही तो पागल है। पर मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया था, अब मेरा जवाब शब्द नहीं होंगे, कागज होंगे। अगली सुनवाई से एक दिन पहले निखिल के वकील का कॉल आया। इस बार आवाज बहुत मीठी थी, मैडम, आपसी सहमति से मामला खत्म कर लेते हैं, आप जो चाहें रख लीजिए, बस अदालत में ये चैट, ये सब आगे मत बढ़ाइए। मैंने फोन स्पीकर पर रखा, टेबल पर, और शांति से कहा, जो सच है वो रिकॉर्ड में रहेगा। कॉल कट गया और उसी रात मुझे पहली बार लगा इनकी हिम्मत खत्म हो रही है, क्योंकि जब झूठ टूटता है तब लोग शांति मांगते हैं। अगली सुबह कोर्ट के बाहर हवा में वही पुरानी घबराहट थी, लेकिन मेरे अंदर नहीं। मेरे अंदर बस एक साफ रेखा थी, सीमा। मैं अंदर गई, निखिल सामने बैठा था। इस बार न उसके साथ स्क्वाड थी, न काव्या। आज वो अकेला था और अकेले में उसकी सारी ग्रोथ फीकी लग रही थी। जज ने फाइल देखी, फिर दोनों पक्षों को। मेरी वकील ने बहुत सीधे तरीके से बात रखी, कैफे में सार्वजनिक अपमान, ग्रुप चैट में योजना, काव्या के साथ संबंध के सबूत।
और उसके बाद कार्यालय में झूठी शिकायत के संकेत। हम कुछ नया नहीं बोल रहे थे, हम वही दिखा रहे थे जो पहले ही लिखित में मौजूद था। निखिल के वकील ने आखिरी बार कोशिश की। रिश्ते में तनाव था, भावनात्मक दूरी थी, वो दबाव में। जज ने हल्की सी आवाज में कहा, दबाव में लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन योजना बनाकर किसी को थकाने, रोकने और बदनाम करने की रणनीति दबाव नहीं कहलाती। फिर जज ने सबसे जरूरी सवाल पूछा, घर की किस्त किसने दी? मेरी वकील ने स्टेटमेंट आगे कर दिए। पिछले 8 महीने। अब पूरा भुगतान एवलीन के अकाउंट से। जज ने निखिल से कहा, आपकी तरफ से कोई भुगतान? निखिल ने होंठ खोले, फिर बंद कर लिए। और वहीं मेरे अंदर कुछ नरम हुआ, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि सच आखिरकार कमरे में था। फैसला आने में ज्यादा समय नहीं लगा। जज ने आदेश पढ़ा, घर मेरे पास रहेगा, मेरी बचत और मेरा रिटायरमेंट मेरे पास रहेगा। संयुक्त खाते का जो बचा था वो बराबर बटेगा। और सबसे अहम, कोर्ट ने लिखित में कहा कि सार्वजनिक अपमान और प्रतिशोध की कोशिश रिकॉर्ड में दर्ज है और आगे किसी भी तरह की धमकी / उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई होगी। निखिल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके हाथ से उसका आईना छीन लिया हो। वो मुझे देख भी नहीं पाया। कोर्ट से बाहर निकलते ही उसने तेज कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे भागकर सच से बच जाएगा। लेकिन सच आपके पीछे नहीं भागता, वो बस आपके साथ चलता रहता है। कोर्ट के बाहर मेरी वकील ने कहा, अब तुम्हें चैन मिलेगा। मैंने कहा, चैन तब मिलेगा जब आखिरी दरवाजा भी बंद होगा। और वो दरवाजा बंद होने में ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ही दिनों में स्क्वाड बिखर गई। कीर्ति ने अपने सारे पुराने पोस्ट हटा दिए। सोनाली के मैसेज अचानक बंद हो गए। झारा ने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। जिन लोगों को ड्रामा पसंद होता है, उन्हें जिम्मेदारी से एलर्जी होती है। काव्या का भी रंग बदल गया। जब निखिल के पास देने को कुछ नहीं बचा तो उसका साथ भी कठिन हो गया। और निखिल, उसका शोर धीरे धीरे कम हुआ। पहले कॉल आते थे, फिर मैसेज, फिर अनजान नंबर, फिर कुछ नहीं, जैसे किसी की बैटरी खत्म हो गई हो। कुछ महीने बीते। मेरा घर फिर से मेरा लगा। मैंने कमरे का रंग बदल दिया, पुराने पर्दे हटाए, जो चीजें याद दिलाती थीं उन्हें दान कर दिया। मैंने अपनी सुबह वापस ली, चाय, बालकनी, मुंबई की हवा और वो सुकून जो किसी की इजाजत से नहीं आता। फिर एक रात, करीब 8 महीने बाद, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दस्तक नहीं, धमक। मेरे अंदर एक सेकंड के लिए वही पुरानी याद उठी, फिर गिर गई। मैं पीपहोल से देखती हूँ। निखिल, हालत खराब, कपड़े अस्त व्यस्त, आंखों में थकान और शर्म का मिला जुला सा धुंधलापन। मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला, बस चेन लगी रही। उसने कहा, एवलीन, 5 मिनट, बस 5 मिनट। मैंने कहा, नहीं। वो बड़बड़ाया, मैं कह रहा हूं मैंने गलती की। वो सब, कीर्ति, सोनाली, झारा, सब गलत थे, तुम ही सही थी। मैंने धीरे से कहा, अब तुम्हें सही गलत समझ आ रहा है क्योंकि तुम अकेले हो। उसने आंखें लाल करके कहा, तुम किसी और के साथ हो क्या? और तभी पीछे से एक कार की लाइट मेरे गेट पर पड़ी। मेरा दोस्त, जिसके साथ मैं डिनर पर जा रही थी, उतर कर आया और बहुत शांत आवाज में पूछा, सब ठीक है? निखिल के चेहरे पर जलन आई। ये कौन है? मैंने बस कहा, मेरी जिंदगी। उसी पल पड़ोसी अंकल बाहर निकल आए। उन्होंने एक नजर में निखिल को देखा और बोले, मैडम, आज परेशानी है क्या? और फिर बहुत सामान्य तरीके से फोन निकालकर बोले, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं, यहां गड़बड़ हो रही है। निखिल का रंग उड़ गया। वो पीछे हटने लगा। ये खत्म नहीं हुआ, उसने हकलाते हुए कहा। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, ये बहुत पहले खत्म हो गया था, तुम बस देर से पहुंचे हो। वो चला गया और उसके जाने के बाद मेरे घर में एक अजीब सी शांति फैल गई। वो शांति जो लड़ाई जीतने की नहीं, अपने आप को बचाने की होती है। मैंने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, चेन लगाई और पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कोई अधूरापन नहीं है, क्योंकि अब कहानी का अंत किसी कैफे की टेबल पर नहीं था। अब अंत मेरे अपने घर की दहलीज पर था, जहां मैंने किसी को अंदर आने नहीं दिया। और यही इस कहानी की सीख है।
जो लोग आपको सबके सामने तोड़ना चाहते हैं, वो आपके आंसू नहीं, आपका नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन जब आप रोने की बजाय लिखने लगते हो, तारीख, समय, वो सबूत, तब आपकी चुप्पी हथियार बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपको अंदर से मजबूत किया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो सबूत, ताकि मैं अगली कहानी भी उसी अंदाज में पूरी, लंबी और दमदार तरीके से सुनाऊं, जहां अंत अधूरा नहीं होता और इंसाफ सिर्फ शब्दों में नहीं, जिंदगी में दिखाई देता है।